नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत में। और आधुनिक भारत में हम लोग बात करेंगे यूरोपीय आगमन में। ठीक, हम लोग शुरू करते हैं। पहले ही क्वेश्चन में चलेंगे। हम लोग थोड़ा क्वेश्चन की भी बात करेंगे और इसमें बेस्ड हम थोड़ी थ्योरी की भी बात करेंगे। जो जानकारी आपको हो तो उसको आपको रिवीजन पे रखना है, और जो चीज़ आपको ना पता हो तो उसको आपको राइट डाउन कर लेनी है। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, ये निश्चित है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया, किस वर्ष आया। तो वास्को डी गामा भारत आया कब आया? 1498 में। बी नंबर आंसर सही हो गया। अब भारत आने का यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम पूछता है कि कौन कौन सी कंपनी कब कब आई, वो क्रम, और इन कंपनियों की जो आई इनकी कंपनी कब कब स्थापित हुई, वो क्रम। और दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो पहले हम देख लें अगर कि भारत आने वाली पहली कंपनी कौन सी रही। पहले कौन से रहे? तो पहले रहे पुर्तगाली। पुर्तगाली रहे। ठीक, ये भारत कब आए? तो 1498 में वास्को डी गामा आया, 1498 में। पुर्तगालियों के बाद आए डच। डच डच कब आए? तो डच आते हैं 1595 में, पहला यात्री आता है। ठीक, डच के बाद कौन आए? तो अंग्रेज आए। अंग्रेज अंग्रेज कब आते हैं? तो 1608 में, जहांगीर के समय। इसके बाद अंग्रेज के बाद कौन आया? डेनिस आए। डेनिस किसके समय आते हैं? तो डेनिस आते हैं 1620 में, जहांगीर के समय। और डेनिस के बाद अंतिम आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आते हैं। और फ्रांसीसी कब आए? तो 1667-68 में मिलता है। 67 कर दो, 68 कर दो, 1-1.5 साल का कोई अंतर की वाली बात नहीं करते। ये इनका भारत आने का क्रम है। तो याद रखना, पहले पुर्तगाली और सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए कौन? पुर्तगाली। ठीक, गए कब? तो 1961 को गोवा को आज़ाद कराया गया पुर्तगालियों से। इसका डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डेनिस आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, ये आने वाले हैं। इनका क्रम याद रखना कि ये भारत कब कब आए और इन्होंने अपनी कंपनी कब कब स्थापित की, तो उसका क्रम आप यहाँ देख सकते हो। कंपनी स्थापित करने का क्रम है कि पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी स्थापित की थी 1502 में। कंपनी कब स्थापित होती है? 1502 में। डचों की कंपनी स्थापित होती है 1602 में। 1602 में। अंग्रेजों की कंपनी स्थापित होती है 1599 में, स्थापित हो जाती है, लेकिन 31 दिसंबर 1599 को स्थापित होती है। लेकिन 1600 में, जनवरी 1600 में एलिजाबेथ इसको, महारानी एलिजाबेथ प्रमाणित करती हैं। एलिजाबेथ से इसे सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक, डेनिस की कंपनी कब स्थापित होती है? तो 1618 में। फ्रांसीसी कंपनी कब स्थापित होती है? तो 1664 में। तो कंपनी स्थापित में देख सकते हो कि डच पीछे है, अंग्रेज पहले हैं। यहाँ देख सकते हो कि डच पीछे है, 1602 में स्थापित हो रही है, उससे 2-3 साल पहले अंग्रेजों ने स्थापित कर ली। तो कंपनी स्थापन में अंग्रेज पहले आ जाएंगे, डच अंग्रेज के नीचे, बाकी क्रम वही रहेगा। और आगमन में पुर्तगाली पहले, डच पहले, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी। तो आप कंपनी स्थापना पे और आगमन में डच और अंग्रेज पे थोड़ा सा याद रखोगे, बाकी वही क्रम है। तो वास्को डी गामा कब आया? तो वास्को डी गामा 1498 में आया। अब हम पढ़ते हैं कि ये आया क्यों, कैसे आया, जो इसके पीछे की कहानी है वो बात करते हैं। तो देखो, हम लोग मैप में बात करें कि ये आपको दिख रहा होगा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप है ये, दक्षिण अफ्रीका देश, ये अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को ऊपर ये पड़ता है जहाँ से जिब्राल्टर जलसंधि मोरक्को को स्पेन से अलग करती। तो स्पेन के बगल में आप देख सकते हो ये दो देश पड़ते हैं, एक स्पेन, और स्पेन के बगल में पड़ता है पुर्तगाल। पुर्तगाल, ये कहानी है, ये केवल आपको सुननी है। ठीक, और ये पड़ता है स्पेन। स्पेन में रानी थी, नाम था इसाबोला, इसाबेला। और पुर्तगाल के राजा थे, उनका, पुर्तगाल के राजा का नाम था हेनरी नेविगेटर। हेनरी नेविगेटर। हुआ क्या कि स्पेन में और पुर्तगाल में होड़ थी, प्रतिस्पर्धा थी नए नए स्थानों को खोजने की। और 1453 में यूरोप के पोप समझते हो, पादरियों का समूह, धार्मिक समूह है यूरोप का। पोप ने 1453 में एक पत्र जारी किया, एक आदेश जारी किया, और उसमें कहा कि जो जितने स्थान इस जलीय मार्ग से खोजेगा वो उसके हो जाएंगे, वो उसके हो जाएंगे। अर्थात नूर अंतरिप द्वीप से लेकर भारत तक का क्षेत्र जो जितना खोज लेगा वो उसका हो जाएगा। याद रखना, ये कहानी है।
अब होड़ क्यों मची, ऐसा पोप ने ऐसा आदेश क्यों दिया? क्योंकि भारत से मसालों का व्यापार अरब कंट्री और ये अरब मिस्र वाले क्षेत्र से, अरब मिस्र और ये वेनिस वाले क्षेत्र से भारत से मसालों का व्यापार होता था और यूरोप पे उसे महंगे दामों में बेचा जाता था। तो यूरोप को लगा, पुर्तगाल स्पेन को ये लगा कि हम ही सीधे व्यापार कर लें, तो जो फ़ायदा होगा, जो जैसा होगा वो सीधे डायरेक्ट हमको होगा। तो उसके लिए होड़ मची। अब स्पेन की महारानी इसाबेला ने कोलंबस का खर्चा वहन किया, कोलंबस का वहन खर्चा किया, ठीक। और पुर्तगाल के राजा हेनरी नेविगेटर ने दो लोगों का, एक था बार्थोडायज, अब ये याद रखना, ये लिखना है बार्थोडायज एक व्यक्ति का नाम है, और दूसरे व्यक्ति का नाम है वास्को डिगामा, वीडी, ठीक। बार्थोडायज और वास्को डिगामा का खर्च किसने वहन किया है? हेनरी नेविगेटर ने वहन किया है। इसाबेला ने किसका किया? कोलंबस का, ठीक। कोलंबस 1492 में निकला, भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन रास्ता भटक गया और ये कहाँ पहुँच गया? तो ये स्पेन से निकला। कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का, याद रखना है, स्पेन का। और ये स्पेन से, यहाँ से हम चलेंगे, थोड़ा सा आप देख सकते हो आप कि स्पेन से चला ये, और स्पेन से चलने के बाद ये पहुँच गया, रास्ता भटक गया और ये पहुँच गया कहाँ? ये कैरिबियाई देश पड़ते हैं जिन्हें इसने कहा वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। ये पहुंच गया, रास्ता भटकने से कहाँ पहुंच गया? वेस्ट इंडीज, ठीक। अब वेस्ट इंडीज पहुंचा तो इसको लगा कि ये भारत है, तो इसने भारत इसको नाम दिया, और जब इसको लगा ये भारत नहीं है, ये तो हम लोग कैरिबियाई देशों में आ गए, तो इसने इसका नाम वेस्ट इंडीज दे दिया, अर्थात पश्चिम का भारत। ये कैरिबियाई ये देश जो है, हैती, जमैका जो पड़ते हैं, वेस्ट इंडीज एक क्रिकेट टीम भी है जो, वो कई सारे द्वीपों से मिलकर उसमें प्लेयर आते हैं, तो वो कहलाती है वेस्ट इंडीज। तो वो यहाँ पहुँचा तो उसने इसका नाम वेस्ट इंडीज दे दिया। इसके बाद इसके ही साथी एक व्यक्ति था, इसके साथ था, उसका नाम था अमेरिगो वेस्टपूची, अमेरिगो वेस्टपूची, ठीक। क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका की मुख्य भूमि पर उतरने वाला, पहला कदम रखने वाला या पहुंचने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो अमेरिगो वेस्टपूची था। इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा अमेरिका, अमेरिका। खोज किसने की? कोलंबस ने, लेकिन उसकी मुख्य भूमि पे पहुंचने वाला व्यक्ति कौन हो गया? तो अमेरिगो वेस्टपूची हुआ, उसी के नाम पे रखा गया नाम अमेरिका, ठीक। तो अब कोलंबस की कहानी यहाँ तक रही। अब इधर क्या हुआ कि भारत की खोज तो हुई ना, तो अब इधर ने हेनरी नेविगेटर ने क्या किया कि बार्थोडायज को इसी के समकालीन भेजा 92-93 में। अब बार्थोडायज पुर्तगाल से चला और ऐसे किनारे 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 ऐसे 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 आया, ये आ गया दक्षिण अफ्रीका तक, और यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ये नाम है। तो केप, अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। कहाँ का था? स्पेन का। केप ऑफ गुड होप की खोज कौन कर रहा है? बार्थोडायज। कहाँ का है? पुर्तगाल का है। अब ये लग रहा है कि बार्थोडायज ने ऐसे किनारे किनारे क्यों आना शुरू कर दिया? क्या इसको ये जानकारी, ये ना, इसको क्या जानकारी थी कि भारत इधर है? तो हाँ, कैसे थी? इनको ये पता था हेनरी नेविगेटर को कि भारत उत्तर पूर्व दिशा में कहीं पड़ता है और दक्षिण पूर्व दिशा में पड़ता है। अब क्वेश्चन बनता है कि दिशा सूचक यंत्र किसने बनाया? तो दिशा सूचक यंत्र बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन आ गया? हेनरी नेविगेटर आ गया, और इसने ध्रुव तारे को आधार माना, और ध्रुव तारे का आधार क्या रहा? उत्तर दिशा। तो ये जो बार्थोडायज आया तो इसी के दिशा सूचक यंत्र के सहारे आया, और इसको ये लगता रहा कि नहीं उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है, तो उसी क्रम में अपने को चलना है। तो ये केप ऑफ गुड होप तक आ पाया, और इसकी होप खत्म हो गई, यानी इसके आगे हिम्मत न पड़ी, इसको आगे का रास्ता न समझ में आने लगा, तो यहाँ से वापस हो गया। तो ये क्वेश्चन पहला बन जाएगा ये अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने 92 में। और इसके केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो बार्थोडायज ने। ये किसका राजदूत था? तो ये था हेनरी नेविगेटर का। इसका खर्च हेनरी नेविगेटर ने वहन किया था। अब जब ये वापस चला गया, कहानी है, 3 क्वेश्चन यहाँ से 4 बन गए। केप ऑफ गुड होप का बन गया, कोलंबस का बन गया, दिशा सूचक यंत्र का बन गया, और कौन किसका खर्च वहन कर रहा था ये बन गया। दूसरी बात, अब ये बात पता चली किसको? हिंदी नेविगेटर को, कि भारत की खोज हो ना पाई। तो इन्होंने 1497 में वास्को डिगामा को तैयार किया, और वास्को डिगामा फिर पुर्तगाल से चला, और पुर्तगाल से चलने के बाद ऐसे ऐसे, चूंकि इसको तो केप ऑफ गुड होप तक रास्ता पता ही था, खोज हो ही चुकी थी, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे एक व्यक्ति मिला जो गुजरात का नाविक था, समुद्री यात्री था, उसका नाम था, याद रखना नाम, अब्दुल इब्न
मजीद। अब्दुल इब्न अदीबा ना है, इब्न मजीद, अब्दुल इब्न मजीद। देखोगे आप, इब्न मजीद की सहायता से, ये गुजराती नाविक था, गुजरात का रहने वाला था, नाविक था, समुद्री यात्री था। ये वास्को डी गामा से मिला, कहाँ मिला? केप ऑफ गुड होप में मिला। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने कर रखी थी? तो बार्टोडायज ने कर रखी थी। अब यहाँ पे वास्को डी गामा आया, अब इसने अब्दुल इब्न मजीद की सहायता से भारत की यात्रा करना प्रारंभ की। इसने कहा कि हम भारत आपको ले चलेंगे। तो अब ये अब्दुल इब्न मजीद की सहायता से केप ऑफ गुड को छोड़ते हुए और ऐसे ये निकलते हुए ये सीधे पहुंच गया केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंच गया, कालीकट क्षेत्र में पहुंच गया। और यहाँ कालीकट का शासक उस समय कौन था? तो कालीकट का शासक था, नाम था राजा जमोरिन, राजा जमोरिन। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो उसका स्वागत किसने किया? तो राजा जमोरिन ने किया। या उस समय शासक कौन था? तो राजा जमोरिन शासक था। कहाँ पहुंचा? तो केरल के कालीकट बंदरगाह में, कालीकट बंदरगाह में पहुंचा। ठीक, कब पहुंचा? तो 1498 में। ये हमने पहले क्वेश्चन में बात कर रखी है, जैसा कि आप ये देख रहे हो कि कब पहुंचा? 1498 में। अब इतनी कहानी हो गई, आप देख सकते हो, इसको आप राइट डाउन कर लोगे। 4-5 पॉइंट हैं कि भारत की खोज किसने की? समुद्री, ऐसा नहीं कि भारत की खोज ना थी, लेकिन स्थल मार्ग से थी। और स्थल मार्ग में ये अरब कंट्रियों का आधिपत्य था और इन्हीं अरब कंट्रियों की वजह से इनका एकाधिकार भारत पे था और ये भारत से व्यापार करते थे और यूरोप पे महंगे दामों में बेचते थे। ये बिचौलिएपन को ख़त्म करने के लिए ये पूरी कहानी रची गई। यानी भारत की खोज किससे की जाएगी? समुद्री मार्ग से। तो भारत की खोज समुद्री मार्ग से करने वाला व्यक्ति कौन बना? तो याद रखना है, कोलंबस बना। कब की? 1498 में की। आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक, 2-3 वही क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप देख सकते हो कि भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज करने वाला व्यक्ति बन गया वास्को डी गामा। कब की? तो 1498 में भारत पहुंचा तभी की। कौन, किसने इसका स्वागत किया? तो राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। किसकी सहायता से वास्को डी गामा भारत आया? तो याद रखना कि केप ऑफ गुड होप में एक व्यक्ति मिला जो गुजरात का नाविक था, नाम था अब्दुल इब्न मजीद, अब्दुल इब्न मजीद। ठीक, अब्दुल इब्न मजीद था। ठीक, दूसरी बात, ये तो कहाँ का था? याद रखना, ये वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। दूसरी बात, कोलंबस ने किसकी खोज की? तो कोलंबस जो स्पेन यात्री था, स्पेन का था, इसने किसकी खोज की? तो अमेरिका की। और अमेरिका के मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अमेरिगो वेस्टपूची था, उसी के नाम पे पड़ा अमेरिका। दूसरा, इसका खर्चा किसने वहन किया था? इसाबेला ने, महारानी थी स्पेन की। और पुर्तगाली राजा थे हेनरी नेविगेटर। तो हेनरी नेविगेटर ने किसका खर्चा वहन किया? वास्को डी गामा का। ठीक, हेनरी के नेविगेटर ने एक व्यक्ति का और खर्चा वहन किया, नाम था बार्थोडायज। और बार्थोडायज ने किसकी खोज की? केप ऑफ गुड होप की, केप ऑफ गुड होप की। आपको ये लिखने हैं, केप ऑफ गुड होप। बाकी वो कहानी थी, उसी में ये क्वेश्चन ये निकल के आएंगे। कहानी आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन फैक्ट आपको राइट डाउन करना है। दूसरी बात, हम 2 और लिखेंगे। एक व्यक्ति का नाम है, ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का नाम है कैप्टन कुक, कैप्टन कुक। तो कैप्टन कुक ने किसकी खोज की? तो कैप्टन कुक ने की ऑस्ट्रेलिया की खोज। किसकी खोज की? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक, इसके बाद एक व्यक्ति का नाम लेंगे, हालैंड का व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है तस्मान। क्या नाम है? तस्मान। तस्मान ने किसकी की? तो तस्मान ने तस्मानिया की, तस्मानिया की। और किसकी की? तो न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की। दोनों हम दिखा रहे हैं कि ये कहाँ है। आप मैप में देखोगे, ये आप देख सकते हो कि ये यूरोप कंट्रियों से आते हैं, हालैंड से आते हैं। ठीक, कौन आता है? कैप्टन कुक ब्रिटेन से आया, हालैंड से तस्मान आया, ये यूरोप कंट्री में पड़ते हैं। ठीक, जूम ना हो पाएगा। आप देख सकते हो कि कुक ने ये हमें ऑस्ट्रेलिया की खोज कर दी, कुक ने। और तस्मानिया ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के नीचे, ऑस्ट्रेलिया के नीचे। और आपने यदि जलसंधियों का टॉपिक हमारा पढ़ा है, वीडियो अगर आपने उसको पढ़ा है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे, या आप रिकॉल कर सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मान के मध्य कौन सी जलसंधि है। और ये ऑस्ट्रेलिया है और ये ऊपर है पपुआ न्यू गिनी, इसके मध्य कौन सी जलसंधि है। ठीक, तो ये तस्मानिया है और ये है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड
और तस्मानिया की खोज, न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज। और आपको नहीं दिख रहा है, हम थोड़ा पीछे हो रहे हैं, आप देख सकते हो, ये है तस्मानिया और ये है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के नीचे पड़ते हैं। अब हम लोग फिर आते हैं वापस, इतनी कहानी हो गई, पहला क्वेश्चन अपना हो गया और इतनी वास्को डी गामा के बारे में या पुर्तगालियों के आगमन के बारे में कहानी हो गई। आपको ये याद रखने हैं, पहला ये वाले याद रखने हैं कि भारत कब कब आए और कब इन्होंने कंपनी की स्थापना की। क्रम याद रखना है, डिजिट क्रम याद रख, क्रम तभी याद रहेगा जब आपके माइंड में डिजिट होगी, क्योंकि वो डिजिट से ना क्वेश्चन बनाएगा, वो बनाता है क्रम से। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये पूरी कहानी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कह रहा निम्न में कौन सा नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी नीति से संबंधित है। कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, तो उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा अल्मीडा। क्या आ जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। डी नंबर आ गया। ठीक, ये वायसराय बन के आता है, कब आता है? तो 1505 में से 1509 तक, 1505 से 1509 तक। अब फिर हम लोग बात करें, थोड़ा सा मैप पे चलेंगे, थोड़ी सी कहानी और देखेंगे। ये है भारत, ये है भारत। अब भारत के कालीकट बंदरगाह पे आया, राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। किसका किया? वास्को डी गामा का स्वागत किया। और जब ये वापस गया, जब ये वापस गया तो अपने साथ मसाले और मसालों के साथ ये काली मिर्च लेके गया, काली मिर्च लेके गया। और इसने जब जाके यूरोप में इसको बेचा, इसको 60 गुना ज़्यादा फायदा हुआ, 60 गुना अधिक फायदा हुआ। जब 60 गुना इसका अधिक फायदा हुआ, डिजिट याद रखना है क्योंकि पूछता है कि जब वास्को डी गामा वापस गया तो अपने साथ काली मिर्च मसाले लेके गया तो कितने गुने अधिक लाभ कमाया, तो 60 गुना अधिक फायदा हुआ। अब इसको लालच बढ़ा, जब इसको लालच बढ़ा तो इसने अपने नेतृत्व पे एक अभियान भेजा था। उस व्यक्ति का नाम था, इधर बात कर लें हम लोग, उस व्यक्ति का नाम है पेट्रो कैम्ब्रल, पेट्रो कैम्ब्रल। ये भारत आया, कब आया? ये तुरंत 1500 में आया और 1200 सैनिकों के साथ आया। ठीक, तो भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन हो गया? पेट्रो कैम्ब्रल, याद रखना है, दूसरा पुर्तगाली हो गया। जैसे ये भारत आया, अब भारत में बिचौलिए कौन थे? अरब से यूरोप में व्यापार करने के बीच में अरब कौन बिचौलिए थे? तो अरबी थे, यानी तुर्क, अरब, तुर्क, मिस्र, वेनिस, ये बिचौलिए थे। इन्होंने इसका विरोध किया और इसका विरोध किया और इनके जो टर्म्स थे, ये राजा जमोरिन से या भारत से इनके टर्म्स अच्छे थे चूंकि व्यापार कर रहे थे। तो जब इन्होंने विरोध किया, इनके कहने पे राजा जमोरिन ने भी विरोध किया, तो पेट्रो कैम्ब्रल का विरोध हुआ। पेट्रो कैम्ब्रल का कहाँ? कालीकट में विरोध हुआ। तो ये कहाँ चला गया? कोचीन चला गया। कोचीन और कन्नूर, ये दोनों क्षेत्र वहीं पड़ते हैं, केरल के हैं। ये कोचीन कन्नूर से व्यापार करने लगा और मसाले वगैरह लेके वापस चला गया। ठीक, कहाँ चला गया? वापस पुर्तगाल चला गया। इसके बाद जब जाके उसने वास्को डी गामा को ये बात बताई कि वहाँ पे तो विरोध हो रहा है, आप तो बढ़िया लेके आए थे, आपका सम्मान हुआ, हम गए तो हमारा विरोध हुआ। तो इसने कहा रुको ठीक है। वास्को डी गामा 1502 में फिर भारत आया। क्वेश्चन बनता है कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? तो 3 बार, 1498, 1502 और एक यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं 1524। तो वायसराय बन के कब आएगा? 1524 में। और तभी आएगा, तभी इसकी यहाँ मृत्यु हो जाएगी। तो इसकी समाधि कहाँ स्थित है? कोच्चि में स्थित है। अब वापस आते हैं, 1502 में वास्को डी गामा जब वापस भारत आता है, तो वापस भारत आया, इसको लगा कि हमारा वही भव्य स्वागत फिर होगा, राजा जमोरिन फिर स्वागत करेंगे। लेकिन इस बार विपरीत हुआ, इसका भी विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने राजा जमोरिन को या भारतीय शासकों को भर रखा था, इन्होंने भर रखा था, इनका व्यापार ठप हो रहा था और ठप हो ही गया। बाद में जब अंग्रेज आ जाते हैं तो इनका व्यापार ठप हो ही गया। ठीक, तो 1502 में जब वास्को डी गामा है, इसका भी विरोध हुआ, तो ये भी कहाँ चला जाएगा? कोचीन चला जाएगा, चला गया। और इसके साथ क्या था कि एक व्यक्ति आया था, एक व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम है यहाँ लिखा, ये बी नंबर पे लिखा है, अल्बुकर्क। ये इसके साथ एक व्यक्ति आया, अल्बुकर्क। वास्को डी गामा ने अल्बुकर्क के नेतृत्व पे कोच्चि पे एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की। कब कर दी? 1503 में। फिर क्वेश्चन बन जाएगा, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की? 1503 में। कहाँ की? कोच्चिन में की। कहाँ की? कोच्चिन में की। ठीक,
तो किसके नेतृत्व पे हुआ? तो अल्बुकर्क के नेतृत्व पे हुआ। ये ना याद रहे तो ना याद रहे, इतना याद रखना कि 1503 में पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित होती है? कोच्चिन में स्थापित होती है। ठीक, अब 1503 में स्थापित हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि वापस चले गए। अब प्रथम वायसराय बन के कौन आएगा? चूंकि अब 1502 में उधर कंपनी स्थापित हो चुकी है। हम वापस अगर आए, आप देख सकते हो इस पे ये कि 1502 में पुर्तगाली कंपनी स्थापित हो चुकी पुर्तगाल में। और जब पुर्तगाली कंपनी स्थापित हो गई तो अब इसके क्या आएंगे? वायसराय आएंगे। इसके कंपनी के वायसराय आएंगे। अब कंपनी का वायसराय आने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया? तो पहला व्यक्ति हो गया, क्वेश्चन में हम लोग चल रहे, पहला व्यक्ति बन गया कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। केवल डी अल्मीडा याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पूरा नाम है। फ्रांसिस्को, एक तो नाम कठिन इनके होते हैं, डी अल्मीडा। ये आया, भारत आया। जैसे ही भारत आया तो इसने क्या किया कि अपनी राजधानी बनाई। तो इसने राजधानी क्या बना ली? जो व्यापारिक कोठी जहाँ पे स्थापित होती क्या थी? कोच्चिन। तो कोच्चिन को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया? अल्मीडा बन गया। ये आपको राइट डाउन कर लेना है कि कोच्चिन को पुर्तगालियों ने अपनी पहली राजधानी किसको बनाई? कोच्चिन को। पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? कोच्चिन में। फैक्ट आपको लिखने जाने, बाकी आपको कहानी सुनना है। निश्चित ही आपको ये सेशन पसंद आएगा, और जैसा लगे आप कमेंट बॉक्स पे अपनी बात जरूर बताइएगा। ठीक, अब क्या हुआ कि द अल्मीडा ने जब कोच्चि को राजधानी बना ली, अब इसको क्या लगा कि इसका मामला था, मैप में देखें हम लोग फिर, कि ये वाला क्षेत्र, ये गोवा दीव। ठीक, तो गोवा दीव गुजरात के जो सामान थे, गुजरात के सामानों का व्यापार दीव बंदरगाह से होता था। दीव बंदरगाह से होता था। अब दीव बंदरगाह से होने से क्या है कि इसको क्या होना चाहिए कि अरब सागर में इसका मामला होना चाहिए, और अरब सागर किसका क्षेत्र है? हिंद महासागर का। तो यानी ये नीला नीला पूरा दिख रहा है, नीले जल नीति का मामला है कि पूरे सागरी हिस्से पर पुर्तगालियों का राज होना। यानी ऐसी नीति चलनी है कि पूरे नीला यानी पानी है, नीला सागर है, पूरे सागर पे किसका राज हो जाए? पुर्तगालियों का राज हो जाए। तो इसने क्या किया कि इसने सर्वप्रथम राज करने के लिए दीव पर तो कब्जा कर लिया। तो दीव पर पहला कब्जा करने वाला व्यक्ति कौन बन गया? अल्मीडा बन गया। दूसरी बात, इसने ये एक खाड़ी पड़ती है, ये एक जलसंधि पड़ती है, हरमूज जलसंधि। हरमूज जो फारस की खाड़ी को हरमूज खाड़ी फारस की खाड़ी को जोड़ती है, अरब सागर से जोड़ती है। ठीक, और यहाँ पे क्या पड़ती है? यहाँ पे पड़ती है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी पड़ती है। ठीक, ये अदन की खाड़ी पे, हरमूज पे, और यहाँ पे पड़ता है ये इंडोनेशिया, ऊपर ये मलेशिया, इसके मध्य में ये पड़ती है जलसंधि, नाम है मलक्का। तो इस पर अधिकार करने का प्रयत्न किया किसने? अल्मीडा ने। लेकिन तुर्की, मिस्र, गुजरात की संयुक्त सेना ने इसका विरोध किया और ये हार गया। तो इसने केवल अधिकार कहाँ कर पाया ये? तो ये केवल अधिकार कर पाया है तो दीव पे। कहाँ कर पाया? तो दीव पे। तो दीव पे अधिकार करने वाला कौन बन गया? अल्मीडा। शांत जल नीति या नीले जल नीति किसने अपनाई? अल्मीडा ने। कोच्चि को राजधानी किसने बनाया? अल्मीडा ने। पुर्तगालों की पहली भारत में राजधानी कौन बनी? कोच्चि बनी। ये सारी कहानी याद रहेगी। अब आगे बात करें, इसका आंसर हो गया कोच्चि, अल्मीडा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहा मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सबसे पहले किसने स्थापित किया? तो पुर्तगालियों ने। किसने स्थापित किया? पुर्तगालियों ने। ठीक, और पुर्तगालियों की हमने कहानी पढ़ी है। आगे बात करें, हाँ, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो भारत में आया, कौन था वायसराय? पहला वायसराय अल्मीडा। कब आया? 1505 में भारत आया। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा कब भारत आया? तो फिर इसका रिपीट है क्वेश्चन। 1498 में आया, 1502 में आया, और कब आया? 1524 में। 1524 में क्या बन के आया? तो वायसराय। अगर आपसे पूछे कि वायसराय बन के कब आया वास्को डी गामा, तो 1524 में आया, और इसकी मृत्यु हो गई यहीं भारत में। तो वास्को डी गामा की समाधि कहाँ स्थित है? तो कोच्चिन में स्थित है। कोच्चिन में स्थित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अभी हम और विस्तार की बात करेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो सारी बात हम लोगों ने कर ली। किसने किया था? राजा जमोरिन ने किया था। किसकी सहायता से आया था? तो गुजरात का नाविक था अब्दुल इब्न मजीद। अगला क्वेश्चन, हाँ, जैसे हमने बात की कि वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था, तो 2 नंबर। कोलंबस कहाँ का था? तो स्पेन का था, 1 नंबर। 2-1। कैप्टन कुक कहाँ का है? तो ब्रिटेन का है, 4 नंबर। तस्मान कहाँ का है? हालैंड का है, 3 नंबर।
2143, 2143 यानी बी नंबर। ठीक। वास्को डी गामा ने किसकी खोज की? भारत की। कोलंबस ने किसकी खोज की? अमेरिका की। अमेरिका की। कैप्टन कुक ने किसकी खोज की? ऑस्ट्रेलिया की। तस्मान ने किसकी की? तस्मानिया की और न्यूजीलैंड की। किसने की? तस्मान ने की। अगला क्वेश्चन। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, अगर भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी कौन सही नहीं है? अगर पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया? नहीं। कब किया? तो 1510 में किया। कब किया? 1510 में किया। अब इसकी फिर कहानी देखते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड एक जोड़ लें हम लोग, उसमें हम लोग देखते हैं। ठीक, 1510 में जब इसने गोवा पर कब्जा किया है तो उसका क्वेश्चन 2-3 टाइप से बनता है। कैसा बनता है? स्लाइड बढ़ा लें फिर बात करें। ये लो, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। ये देखो, अल्मीडा की कहानी हमने पढ़ ली कि 1505 में आया, 9 में वापस चला गया। ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति अपनाने वाला, कोच्चि को राजधानी बनाने वाला, द्वीप पर कब्जा करने वाला अल्मीडा, भारत पर प्रथम वायसराय बन के आने वाला अल्मीडा। इसके बाद हरमुज जल संधि, अडन की खाड़ी, मलक्का जल संधि पर अधिकार करने का प्रयत्न करने वाला पहला पुर्तगाली अल्मीडा। इतनी कहानी हो गई। अब देखो, अल्फांसो अल्बुकर्क, अल्फांसो अल्बुकर्क, अल्फांसो अल्बुकर्क, ये 1509 में वायसराय बन के आया और 1515 तक रहेगा। 1509 में आया और 1515 तक रहेगा। जैसे ये आया, जैसे ही अल्बुकर्क आया, इसने क्या किया कि 1509 में आया, 1510 में इसने क्या किया कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इसने क्या लिया? गोवा पट्टे पे लिया और बाद में इसी को गोवा में कब्जा कर लिया। तो अब दो क्वेश्चन कि गोवा पर कब्जा करने वाला कौन? अल्बुकर्क। कब? 1510। तीसरा क्वेश्चन कि बीजापुर में किस वंश का शासन रहा? आदिल शाह वंश का। हम करीब 5 बात करेंगे। गोलकुंडा में कुतुब शाह वंश का। ऐसे जैसे जैसे आते जाएंगे हम उनकी बात करते जाएंगे। तो आपको यहाँ राइट डाउन कर लेना है कि चूंकि सुमेलित करने में रखेगा 4, एक तरफ राज्य रख देगा, क्षेत्र रख देगा और एक तरफ वंश रख देगा। ठीक, तो बीजापुर में किसका शासन रहा है? तो आदिल शाह वंश का रहा है। कौन शासक रहा? यूसुफ आदिल शाह उस समय था। ठीक, लेकिन वंश याद रखना है कौन है? आदिल शाह वंश। तभी हमने दिखा है, इसका नाम कोई मायने नहीं है। आदिल शाह वंश बीजापुर में शासन वंश रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा ले लिया किसने? अल्बुकर्क ने, और कब्जा कर लिया। पहली बात। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि अल्बुकर्क ने क्या किया कि जो पुर्तगाली जितने थे, इन सारे पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने व उनसे संतान उत्पत्ति करने का आदेश दिया। भारतीय महिलाओं से विवाह करने व उनसे संतान उत्पत्ति करने का आदेश दिया। उसी दौरान इसके बाद क्या किया? 1511 में इसने क्या किया? 1511 में इसने मलक्का विजिट कर लिया। मलक्का, जैसे हमने बात की इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य में मलक्का जल संधि है, उसको 1511 में विजिट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि पुर्तगालियों की ही देन है जापान से व्यापार मध्यकाल में किसने प्रारंभ कराया? तो पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया। तो किससे हो रहा था? मलक्का जल संधि से। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आपने जल संधियों का टॉपिक हमारा नहीं देखा है तो वीडियो पढ़ा है, आप जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद। ठीक, सुंडा जल संधि की बात करेंगे। उससे भी जापान का व्यापार होता था, लेकिन कहाँ से शुरू हुआ है? मलक्का से शुरू हुआ है। ठीक, दूसरी बात फिर क्या हुआ? इसने क्या किया कि इसने मलक्का पर तो कब्जा कर लिया। दूसरी बात क्या इसने की कि इसने भारत में सती प्रथा में रोक लगाया, प्रयत्न किया। सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयत्न करने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय कौन बना? अल्बुकर्क बना। और इसको क्या कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय का अग्रिम किस पुर्तगाली वायसराय को कहा गया? अल्बुकर्क को कहा गया। जैसे एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक, FST। दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा।
ठीक, ऐसे क्या राजा राम मोहन राय का अग्रिम किसको माना गया, तो मध्यकालीन में राजा राम मोहन राय को अग्रिम माना गया अल्बुकर्क को। लेकिन इसने क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयत्न किया था, और राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर सती प्रथा पर पूर्णतया प्रतिबंध कब लगा, तो 1829 को। किसके द्वारा, विलियम बेंटिक द्वारा, विलियम बेंटिक। तो सती प्रथा निवारण अधिनियम कब का है, 1829 का है, ये याद रखना है। ठीक, ये 29 में लगा, लेकिन पहले किसने लगाने का प्रयत्न किया, अल्बुकर्क ने। दूसरी बात, इसने और क्या किया कि इसने द्वीप पर तो कब्जा था ही था, मलक्का पर इसने कब्जा कर लिया। 1515 में इसने हरमुज जलसंधि पर कब्जा कर लिया, हरमुज कब्जा कर लिया। यानी अब क्या हो गया कि लगभग शांत जल नीति वाली जो अल्मीडा की नीति थी, उस अल्मीडा की नीति के तहत अल्बुकर्क ने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया, अच्छा खासा कर लिया। अब नेक्स्ट पेज पे बात करें हम लोग, अल्बुकर्क वापस चला गया। ये कहानी याद रखनी है अल्बुकर्क के बारे में। अब अल्बुकर्क जब वापस गया तो इसके बाद 1529 में एक व्यक्ति आता है, बीच में 2-3 आए, जैसे हमने बात की वास्को डी गामा की बात की, और 2-3 आए, लेकिन उनका कोई परिवर्तन ना रहा खास। तो 1529 में क्या हुआ, 1529 में और 1538 तक एक व्यक्ति आता है वायसराय बन के, नाम था नीनो डी कूना, नीनो डी कूना। अब इसने 4-5 काम बहुत अच्छे किए हैं। पहला काम क्या किया, जैसे ये आया तो इसने अपनी राजधानी कोच्चि से क्या स्थापनांतरित कर दी, गोवा। तो गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली वायसराय कौन है, नीनो डी कूना है, गोवा को। ठीक, दूसरी बात, जैसे ही आया, जो अल्मीडा की और अल्बुकर्क की नीति थी, अल्बुकर्क की नीति क्या थी कि भारतीय महिलाओं से विवाह करें पुर्तगाली, संतान उत्पत्ति करें। और अल्मीडा की नीति क्या थी कि पूरे हिंद महासागर में, अरब सागर में अपना आधिपत्य स्थापित करना। ये नीति, उस नीति को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, पहला काफिला व्यवस्था, काफिला व्यवस्था प्रारंभ किया। काफिला, आपको याद इतना ही रखना कि काफिला व्यवस्था प्रारंभ करने वाला पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कूना। काफिला व्यवस्था में क्या था कि उसने साफ कह दिया था कि जो भी समुद्र में आप कदम रखोगे, समुद्र में जहाज उतारोगे, तो टैक्स दोगे, अन्यथा उस बेड़े को, उस जहाज को लूट लिया जाता था या समुद्र में डुबा दिया जाता था। तो काफिला व्यवस्था के तहत यदि समुद्र में उतरना है तो आपको टैक्स देना होगा। इसका ये इतना ज़्यादा विस्तार होता रहा कि पुर्तगालियों का हिंद महासागर में राज हो गया इसी व्यवस्था के तहत। तो हिंद महासागर को पुर्तगाली महासागर कहा जाने लगा। तो पुर्तगाली महासागर के नाम से किस महासागर को जाना गया, हिंद महासागर को। और ये इतना विशाल कि 1572 में अकबर को भी अरब सागर में उतरने के लिए इस काफिला व्यवस्था के तहत कर देना पड़ा था, याद रखना है। ठीक, दूसरी बात, इसने क्या किया कि काफिला व्यवस्था शुरू की, और दूसरा इसने क्या किया, निषेध व्यापार व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था। निषेध व्यापार व्यवस्था के तहत क्या था कि पुर्तगालियों ने साफ कहा था कि काली मिर्च और बारूद का व्यापार या तो पुर्तगाली करेंगे या तो पुर्तगालियों के जहाज से होगा। निषेध व्यापार व्यवस्था के तहत क्या था कि या तो पुर्तगाली करेंगे काली मिर्च और बारूद, ऐसे क्वेश्चन आएगा। निषेध व्यापार व्यवस्था के तहत किन दो वस्तुओं का व्यापार केवल पुर्तगालियों के लिए था या अन्य लोगों के लिए अवैध था, निषेध था। तो याद रखना, काली मिर्च और बारूद। बताइए, बारूद से बम बनता है। ठीक, तीसरी बात क्या थी, काफिला व्यवस्था, निषेध व्यापार व्यवस्था। अगली थी कार्टेज व्यवस्था, कार्टेज व्यवस्था। कार्टेज व्यवस्था के तहत क्या था कि अब कार्टेज से आप मान लो लगेज, आपका सामान जा रहा है समुद्र से, अब समुद्र से जा रहा है तो उसकी सिक्योरिटी करने के लिए पुर्तगाली अपने सिपाही, अपने सैनिक तैनात करेंगे। और अन्यथा उस कार्टेज व्यवस्था के तहत यदि आपका सामान लूट लिया जाएगा तो फिर पुर्तगालियों की जिम्मेदारी न होगी। और लूटता कौन था, पुर्तगाली। लूटता कौन था, पुर्तगाली। अब पुर्तगालियों का सहयोग कौन दे रहा था, तो पुर्तगालियों का सहयोग दे रहा था सोमालिया देश, सोमालिया देश। क्वेश्चन बनता है, लुटेरों का देश किसको कहा जाता है, तो सोमालिया को, लुटेरों का देश। ठीक, और अगर किसी ने देखी हो मूवी लुटेरा तो कमेंट बॉक्स पे यस नो कर सकता है।
ठीक, तो लुटेरों का देश किसको कहा जाता है? सोमालिया को। ठीक है, अगला, कार्टेज व्यवस्था किसने शुरू की? नीनो डी कूना ने। काफला व्यवस्था नीनो डी कूना ने। निषेध व्यापार किसने की? निषेध व्यापार व्यवस्था के तहत काली मिर्च और बारूद का निषेध किसने किया? नीनो डी कूना ने। गोवा को अपनी राजधानी किसने बनाई? नीनो डी कूना ने। ठीक, अब एक महत्वपूर्ण अब कहानी है, आप सुनोगे, इसके बाद आप एक फैक्ट केवल लिखेंगे। 1527 में खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा बाबर के मध्य होता है। राणा सांगा की पराजय होती है और उसी समय राणा सांगा की पुत्री नाम था कर्मावती, बाबर से मिलती हैं, तो रानी कर्मावती को बाबर अपनी पुत्री कहता है, पहली बात। अब आते हैं 1534। 1534 में मालवा का शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह ने रानी कर्मावती पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो रानी कर्मावती ने एक पत्र भेजा, राखी भेजी, किसको भेजी? अपने भाई को भेजी। और भाई कौन बना? बाबर का पुत्र यानी हुमायूं। कभी हमने पढ़ा है कि नहीं, जो रक्षाबंधन का मामला है वो रानी कर्मावती और हुमायूं से शुरू हुआ है। कितना सही है वो हम ज़्यादा उसमें बात ना कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी 1534 में। तो हुमायूं ग्वालियर अभियान पे जा रहा था, वापस आया, सहारनपुर यूपी तक वापस आ पाता है। और बहादुर शाह को ये बात पता चली कि हुमायूं आ रहा है, तो उसने हुमायूं को सीधे पत्र लिखा और उसने कहा कि आप शहंशाह काफिरों की मदद ना करोगे, आप काफिरों की मदद ना करोगे। हालांकि हुमायूं जाते हैं, जब तक हुमायूं पहुंचते हैं तब तक रानी कर्मावती जौहर कर चुकी होती हैं और चित्तौड़ लुट चुका होता है। लेकिन उसी का बदला लेने के लिए अप्रैल 1535 में मंदसौर का युद्ध होता है। किसके मध्य? हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य। कौन सा युद्ध? मंदसौर का मध्य। जब हम हुमायूं पढ़ेंगे उसमें इसकी व्याख्या करेंगे। बता इस वजह से रहे हैं कि 1535 में जब हुमायूं ने मंदसौर के युद्ध में बहादुर शाह को पराजित किया, तो बहादुर शाह भगा, और भगने के बाद कहाँ शरण ली जाके? तो उसने शरण ली गोवा में। किसके पास? पुर्तगालियों के पास। किसके पास ली? पुर्तगालियों के पास। और जब पुर्तगालियों के पास इसने शरण ली तो मदद करने की वजह से पुर्तगालियों को इसने कौन सा क्षेत्र दिया? तो गुजरात का बसीन क्षेत्र गुजरात का पुर्तगालियों को किसने दिया? तो बसीन क्षेत्र गुजरात का पुर्तगालियों को दिया था किसने? बहादुर शाह। याद रहेगा? ठीक, अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीघाट में स्वागत किया? तो हम लोग बात कर चुके हैं, जमोरिन ने किया, इसकी भी बात हम लोग कर चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हो। ये भी हाँ। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया? नहीं किया, हमने बताया 1510 में किया। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से लिया था। किसने लिया था? तो अल्बुकर्क ने लिया था। याद रहेगा? ठीक, आगे और वो भी याद रखना है कि बीजापुर में किस वंश का शासन था? तो आदिल शाह वंश का। चूंकि हम 4-5 वंशों की बात करेंगे और 4-5 क्षेत्रों की बात करेंगे, जैसे हम गोलकुंडा की बात करेंगे कुतुबशाही वंश की, ऐसे हम करीब 4-5 की बात करेंगे जैसे जैसे आते जाएंगे। दूसरा ऑप्शन पढ़ लें, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में खोला? बिल्कुल खोला, लेकिन ये असंवैधानिक था। 1611 में खोला था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना खोला? बिल्कुल खोला। और 1632 में बिहार में खोला था, पटना में। याद रहेगा? डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1774 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था? बिल्कुल कब्जा कर लिया था। उसी दौरान चल रहा था कर्नाटक वार या कर्नाटक आंग्ल, और प्रथम कर्नाटक वार चल रहा था। ठीक, इसकी कहानी हम आगे बात करेंगे, ये आगे का टॉप क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे हमें सीधे पता हो गया कि 1499 में नहीं 1510 में कब्जा किया था, तो क्वेश्चन यही गलत हो गया, तो अपना आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का स्थापना की जहां पे व्यापारिक कोठी खोली? 1503 में कोच्चिन में। इसके बाद कहाँ की? तो कन्नौर में। तो पहला क्या है? कोच्चिन, सी नंबर अपना सही है, और ऑप्शन बी में भी है, तो इसके बाद कन्नौर में। तो आंसर इसका सी है, लेकिन याद कन्नौर भी रखना है। गोवा पर कब्जा कब किया? तो 1510 में। अजीत द्वीप पर भी कब्जा किया था, ऐसे घेराबंदा के आसपास किया था। अगला क्वेश्चन, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाला काफिला व्यवस्था, कॉटेज व्यवस्था, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये सब किसने स्थापित की? पुर्तगालियों ने। और हिंद महासागर को किस महासागर के नाम से जाना गया? तो पुर्तगाली महासागर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, तो पुर्तगालियों द्वारा हुगली स्थापित की गई थी, स्थापित चिंसुरा भी की गई थी, स्थापित चिंसुरा भी की गई थी, लेकिन पहले हुगली स्थापित की गई थी। ऑप्शन में दोनों है तो अपने को केवल हुगली कर देना है, और वैसे बनेगा तो बी व सी दोनों सही है। और हुगली पुर्तगालियों ने अकबर से ली थी। ठीक, इससे पहले 1534 में महमूद शाह बंगाल का नवाब शासक था, बंगाल का शासक था महमूद शाह। इस महमूद शाह से चटगांव व सतगांव ये किसने लिए थे? तो 1534 में कौन था? नीनो डिकूना, यानी पुर्तगाली कह दो या नीनो डिकूना कह दो। तो महमूद शाह से, बंगाल का शासक महमूद शाह से चटगांव व सटगांव किसने लिया था? तो पुर्तगालियों ने लिया था। इसके बाद अकबर से हुगली लिया था, और इसी हुगली को पुर्तगालियों ने समुद्री लुटेरों का स्थान बना दिया, समुद्री लुटेरों का। क्वेश्चन बनता है, आगे क्वेश्चन मिलेगा कि हुगली को समुद्री लुटेरों के लिए कौन प्रयोग किया, किसने प्रयोग किया? तो हुगली को पुर्तगालियों ने लूट के लिए प्रयोग किया। तो यहाँ पे आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, पांडुचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में, ये आगे का क्वेश्चन है। पुर्तगाली क्वेश्चन अपने यहीं तक कंप्लीट हो रहे हैं, यहीं तक अपने पुर्तगाली क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। जैसे अगला एक क्वेश्चन और, दो क्वेश्चन और बच रहे हैं अपने, आप देख सकते हो। कह रहा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो याद रखना पुर्तगालियों ने। ठीक, इसके बाद दूसरा ये रहा, कह रहा बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग किसने किया? तो पुर्तगालियों ने किया। ठीक, पुर्तगालियों से संबंधित ये 12 से 15 जो क्वेश्चन और जो हमने व्याख्या की, इससे क्वेश्चन एक भी आपके एग्जाम में पुर्तगालियों से बाहर ना जाएगा, और जो जाएगा तो उसकी चर्चा हम फिर कर रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन ये रहे, स्लाइड पे आप समझोगे। क्वेश्चन बनाएगा, पहले क्वेश्चन बोल दें। क्वेश्चन बनाएगा कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली ईसाई संत कौन था? कौन था? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनाएगा कि पुर्तगाली कौन सा संत, ईसाई संत जो पुर्तगाली था, अकबर से मिला? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, और पहले क्वेश्चन चर्चा कर लें क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, आप भूल जाओगे। पहला, 1542 और 45 के मध्य एक वायसराय आता है, और इस वायसराय का नाम था डिसूजा। और आप मूवी अगर देखते होगे तो अक्सर नाम आता है डिसूजा। इस डिसूजा के साथ एक व्यक्ति आता है, नाम था फ्रांसिस्को जेवियर। फ्रांसिस्को जेवियर, ये पहले ईसाई संत थे जो भारत आए। तो प्रथम ईसाई संत जो भारत आया, जेवियर, याद रखना, जेवियर किसके साथ? तो डिसूजा के साथ आया। किसके साथ आया? डिसूजा के साथ आया। दूसरा क्वेश्चन, 1580 में अकबर के दरबार में गोवा के 2 ईसाई संत पहुंचे, मिशनरीज थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले थे। एक का नाम था इक्वाविम्बा और दूसरे का नाम था मोंसेराट। तो याद रखना कि अकबर से कौन मिला अकबर के दरबार पे? तो इक्वाविम्बा और मोंसेराट पुर्तगाली ईसाई मिशनरीज संत। दूसरी बात। तीसरी बात कि 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। प्रिंटिंग प्रेस की, तो पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की? 1556। डिजिट इसकी बिल्कुल याद रखनी है। और 1563 में यहाँ से एक पुस्तक प्रकाशित होती है वनस्पति औषधि में। वनस्पति औषधि में एक पुस्तक प्रकाशित हुई, ये याद रहे तो याद रहे, न याद रहे तो न याद रहे। 1560 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में की, किसने किया? पुर्तगालियों ने। इतना याद रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात, 1560 में गोवा में पुर्तगालियों ने ईसाई न्यायालय की स्थापना कर दी। ईसाई न्यायालय की स्थापना कर दी, यानी जो ईसाइयों पुर्तगालियों का पहला मामला था केवल आके व्यापार करना, जो अंग्रेजों का मामला था वही पुर्तगालियों का था। जैसे अंग्रेजों ने अपना विस्तार किया, ऐसे पुर्तगालियों ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो अल्बुकर्क आया उसने साफ कह दिया कि पुर्तगाली भारतीय महिलाओं से विवाह करें और संतान उत्पन्न करें। तो अब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। तो ईसाई न्यायालय की स्थापना गोवा में की गई सर्वप्रथम। कहाँ? 1560 में गोवा में। इतना याद रहेगा। दूसरी बात, अगर बात करें कि पुर्तगालियों की देन क्या क्या रही, क्वेश्चन इससे भी बनते हैं कि पुर्तगालियों की देन क्या क्या रही। तो हम लोग एक स्लाइड एक और यूज कर लें स्लाइड का, उस स्लाइड के तहत हम लोग बात करेंगे। एक और रख लें,
ये 2 स्लाइडों में हम लोग बात कर लेंगे और अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, फालतू की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ने कहा कि जो फैक्ट आपको ना पता हो वो आप राइट डाउन करिएगा, बाकी आप वीडियो को 1.5 पे या 1.75 पे या 2 पे देख सकते हो स्पीड पे। ठीक, अब हम लोग बात करें कि पुर्तगालियों की देन क्या रही। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि 1605 में पुर्तगालियों ने एक पौधा दिया तंबाकू का। किसका दिया? तंबाकू का। और अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने कृषि के विविध में बात की थी कि भारत में तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो, और यदि आपकी इच्छा नहीं है इसका मतलब आपको नहीं पता। अगला क्वेश्चन, अगली बात, दूसरा क्या कि जापान से व्यापार करने का माध्यम किसने बनाया? पुर्तगालियों ने। ठीक, तंबाकू के साथ आलू भी दिया, मक्का भी दिया, ये भी याद रखना है, लेकिन तंबाकू का ज़्यादा पूछता है। किसके दरबार में आया? तो जहांगीर के दरबार में। जापान से व्यापार हुआ, दूसरी बात। ठीक, पहला क्या हो गया? तंबाकू, दूसरा क्या होगा? जापान से व्यापार। तीसरी बात पुर्तगालियों का क्या रहा कि पुर्तगाली एक कैसी सी, पुर्तगाली एक सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी, कैसी कंपनी? सरकारी कंपनी। तो अब ये हो गई फ्लॉप, चूंकि सरकार व्यक्ति को सरकारी आदमी अच्छा लगता है जो नौकरी पे हो, बाकी सरकार का कोई चीज़ व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती, वो चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, या कोई भी चीज़ हो। केवल व्यक्ति अगर है, कोई लड़का सरकारी है तो वो अच्छा लगता है, बाकी कुछ अच्छा नहीं लगता। तो वही था कि जो सरकार में वायसराय बन के आ रहा तो वो तो अच्छा है, बाकी उसके काम अच्छे नहीं है, काम नहीं अच्छे हैं, ये कंपनी हो गई फ्लॉप। तो फ्लॉप होने का पहला कारण क्या? सरकारी कंपनी। दूसरा क्या कि 1580 के आसपास, 1580 के आसपास स्पेन ने क्या किया? स्पेन ने पुर्तगाल पे कर लिया कब्जा। ठीक, तीसरी बात क्या? उसी दौरान हो गई ब्राज़ील की खोज, उसी दौरान हो गई ब्राज़ील की खोज। तीसरी बात क्या? समुद्री लुटेरों की संख्या गई बढ़, समुद्री लुटेरों की संख्या गई बढ़। जो सोमालिया पहले पुर्तगाल के सहयोग पे था वो स्वतंत्र हो गया, वो स्वतंत्र रूप से पुर्तगालियों के बेड़ों को लूटने लगा, यानी समुद्री लुटेरियों की संख्या हो गई बढ़। ठीक, ये बात। चौथी बात क्या कि स्पेन और पुर्तगालियों में प्रतिस्पर्धाएं हो गई, प्रतिस्पर्धाएं हो गई। तीसरी बात क्या कि भारत में अंग्रेजी सत्ता का आगमन हो गया, और अंग्रेजी सत्ता का आगमन होते ही 1611 में एक स्वाली, गुजरात के पास स्वाली नामक स्थान पड़ता है, तो स्वाली नामक स्थान पे मिडल हॉक का सेनापति था, उसका नाम था थॉमस वेस्ट। इस थॉमस वेस्ट ने स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को पराजित किया, और बड़ी बुरी तरह पराजित किया। तो स्वाली नामक स्थान पर युद्ध हुआ किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। किसका? पुर्तगालियों का। तो अंग्रेज का सेनापति कौन? थॉमस वेस्ट। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक, ये कहानी याद रखनी। दूसरा बात क्या हमने कहा कि 1633 आया, इस समय शाहजहां का शासनकाल है, शाहजहां का शासनकाल है, और 1633 में शाहजहां का शासनकाल है। और जैसा कि पुर्तगालियों ने अपने ईसाई मिशनरियों को खूब फैलाया, ईसाई मत को फैलाया। 1633 में हुगली में यही कार्यक्रम चल रहा था, धर्म परिवर्तन का, धर्मांतरण का। पुर्तगाली भारतीयों को धर्मांतरण करा रहे थे, पुर्तगाली भारतीयों को पुर्तगाली बना रहे थे, ईसाई बना रहे थे। ये बात जब शाहजहां को पता चली तो उसने हुगली में आक्रमण करवाया, और कहा जाता कि 400 पुर्तगाली को दास व दासी बनाया, इसमें महिलाएं भी शामिल थी। तो ये उनका दमन का महत्वपूर्ण कारण बन गया कि मुगल बादशाह से पंगा हो गया उनका। ठीक, इसके कारण भी उनका पतन हो गया। मेन पतन जो उनका हुआ तो अंग्रेजों के आगमन से पतन हुआ, स्वाली नामक स्थान पर उनका मामला बना। और सारे, कभी किसी के पतन का कोई एक फैक्टर नहीं होता है, ये सारे फैक्टर जो हमने लिखे हैं वो सारे फैक्टर के कारण पुर्तगालियों का हो गया पतन, और पुर्तगाली सत्ता धीरे धीरे भारत से हो गई खत्म। भारत से खत्म होगी, लेकिन एक क्षेत्र में बनी रही। कहाँ बनी रही? गोवा वाले क्षेत्र में। और गोवा वाले क्षेत्र में 1961 में स्वतंत्र हुआ, भारत आज़ाद कराता है। और जब भारत यहाँ से गोवा को आज़ाद कराता है तो पूछ लेगा कभी कभी कि यहाँ का वायसराय कौन था गोवा का, जब पुर्तगाली वायसराय। तो याद रखना है पुर्तगाली वायसराय का नाम क्या रखना है? मैनुअल एंटोनियो ए सिल्वा, मैनुअल एंटोनियो ए सिल्वा। और केवल सिल्वा याद रखोगे उतना पर्याप्त है, इतने बड़े नाम आपको याद ना होंगे। ठीक, आई होप आपको ये सेशन निश्चित समझ में आया होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। जो फैक्ट हैं आप उनको राइट डाउन करिएगा, बाकी जो कहानी है आप ऐसे ही कहानी को पढ़िएगा। ठीक, मिलते हैं अगले सेशन पे।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।